हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो क्लास में हमने विलयनों के बारे में पढ़ा कि विलयन किसे कहते हैं। इसी के साथ हमने विलयनों का वर्गीकरण भी देखा और हमने तनु विलयन और सांद्र विलयनों के बारे में भी पढ़ा। हमने देखा कि तनु विलयन क्या होते हैं, सांद्र विलयन क्या होते हैं। विलयन एक प्रकार का सममांगी मिश्रण होता है, तो हमने उस सममांगी मिश्रण के बारे में भी समझा कि सममांगी मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो देखिएगा, ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक घटक एक दूसरे में पूरी तरह मिश्रित हो जाते हैं सममांगी मिश्रण कहलाते हैं। और ऐसा विलयन या ऐसा मिश्रण जिसमें सभी घटक एक दूसरे में पूरी तरह मिश्रित नहीं होते विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो हमने ये जाना कि विलयन एक प्रकार का सममांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? सममांगी मिश्रण होता है। फिर उसके बाद में हमने विलयनों का वर्गीकरण पढ़ा। हमने घटकों की संख्या के आधार पर विलयनों को देखा। इसके साथ ही विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हमने ये जाना कि विलयन 9 प्रकार के होते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। अब उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और हम जानेंगे सांद्रताओं के बारे में कि भाई विलयन की सांद्रताएं क्या होती हैं। तो जरा देखिएगा बोर्ड पे ध्यान से। सांद्रताओं को समझने के लिए देखिएगा बोर्ड पे। मान लीजिए ये मेरे पास एक गिलास है और इस गिलास में मैं विलायक के रूप में जल भर लेता हूं। क्या भर लेते हैं अपन? विलायक के रूप में जल भर लेते हैं। इसका कोई निश्चित आयतन होगा, ठीक है। इसमें मैं विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा मिला देता हूं। क्या मिला दे अपन? विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा। तो जरा ध्यान दें, मान लीजिए ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मतलब विलेय पदार्थ, और ये सॉल्वेंट है विलायक। मान लीजिए सॉल्यूट 5 ग्राम है और सॉल्यूट के रूप में मैंने लिया NaCl, ठीक है। और सॉल्वेंट मैंने ले लिया 100 ml और इसमें लिया अपन ने पानी को। तो देखिए हमने किया क्या, हमने पानी की निश्चित मात्रा ली है, मान लीजिए 100 ml है, और उस 100 ml पानी में हमने 5 ग्राम नमक डाला। क्या मिला रखा है? 5 ग्राम नमक। तो जो विलयन बनेगा उसकी कोई ना कोई सांद्रता होगी और उस सांद्रता को हम दिखाएंगे 5 ग्राम पर 100 ml NaCl का जलीय विलयन। आप चाहो तो NaCl का विलयन भी कह सकते हो। ये जो 5 ग्राम पर 100 ml है, ये दरअसल इसकी सांद्रता को व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। अब तो इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा? आप यहां से इसकी परिभाषा भी बना सकते हो। हम कह सकते हैं कि देखिए विलायक का आयतन निश्चित है और विलेय पदार्थ की मात्रा भी क्या है? निश्चित है। तो हम कह सकते हैं कि विलायक के निश्चित आयतन में, विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। देखिएगा, विलायक के निश्चित आयतन में, यहां हमने विलायक के रूप में जल लिया और इसका निश्चित आयतन है 100 ml। तो विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा, विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा? निश्चित मात्रा। यहां हमने 5 ग्राम लिया और विलेय के रूप में क्या लिया अपन ने? नमक। तो परिभाषा बन गई, विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने ये विलयन बनाया तो इसकी सांद्रता को मैंने बताया 5 ग्राम पर 100 ml
NaCl का जलीय विलयन। तो यह सांद्रता को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करेगा बेटा? सांद्रता को। तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये विलयन की जो सांद्रताएं होती है, ध्यान से देखिएगा, विलयनों की जो सांद्रताएं होती है वो विलयन के गुणों का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करेगी? विलयन के गुणों का। और विलयन के गुणों के आधार पर ही उस विलयन की उपयोगिता निर्धारित होती है। क्या कहा मैंने? विलयनों की सांद्रताएं विलयन के गुणों का निर्धारण करती हैं और गुण ही के आधार पर उसकी उपयोगिता का निर्धारण होता है। जैसे इसको हम समझें कि जैसे मान लीजिए पानी में फ्लोराइड की यदि हम मात्रा का अध्ययन करें तो मान लीजिए पानी में फ्लोराइड की 1 ppm मात्रा, कितनी मात्रा? पानी में फ्लोराइड की 1 ppm मात्रा जो होती है ये दांतों में सड़न को रोकती है, सड़न को रोकती है, यानी कि दांतों में सड़न को रोकने में उपयोगी सिद्ध होती है 1 ppm मात्रा। यदि मान लीजिए मैं फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm से बढ़ाकर 1.5 ppm कर देता हूं, कितनी मात्रा कर दी मैंने? 1.5 ppm मात्रा। तो बेटा ये हानिकारक होती है। कैसी होगी? 1.5 ppm मात्रा हानिकारक होती है। और यदि मान लीजिए सांद्रता 1.5 ppm से अधिक कर दी जाए, फ्लोराइड की सांद्रता 1.5 ppm से अधिक कर दी जाए तो बेटा वो जहरीली हो जाती है। कैसी हो जाएगी? जहरीली हो जाएगी। और इसका उपयोग चूहे मारने की दवा बनाने में किया जाता है। इतनी सांद्रता के विलयन का उपयोग किसमें किया जाएगा? चूहे मारने की दवा बनाने में किया जाता है। तो बेटा स्पष्ट है कि एक ही प्रकार का विलयन है लेकिन सांद्रताएं अलग अलग है। अलग अलग सांद्रताओं पर विलयनों के गुण भी अलग अलग होते हैं, तो गुणों के आधार पर उनकी उपयोगिता भी क्या हो जाती है? अलग अलग होती है। क्लियर है? अब आपके दिमाग में बात आएगी कि पीपीएम क्या होता है। तो बेटा पीपीएम सांद्रता का एक प्रकार है जिसको हम आगे समझेंगे कि पीपीएम सांद्रता का एक प्रकार है। मैं यहां लिख देता हूं इसको, पीपीएम, इसको हम कहते हैं पार्ट पर मिलियन। क्या कहते हैं इसको? पार्ट पर मिलियन। सांद्रता को दर्शाने का एक मात्रक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे सांद्रताओं के प्रकारों में, जो कि नेक्स्ट अपना इसी के बाद आगे आएगा। तो देखिएगा हमने पढ़ा सांद्रताओं के बारे में। सांद्रताएं क्या होती है? विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा। विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। किसी भी विलयन की सांद्रता उस विलयन के गुणों का निर्धारण करती है और गुण के आधार पर ही उस विलयन की उपयोगिता निर्धारित होती है। यानी कि सांद्रता बदलने पर विलयनों के गुण भी बदल जाते हैं और गुण बदलेंगे तो उनकी उपयोगिता भी क्या हो जाएगी? भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसा हमने समझा कि पानी में फ्लोराइड की 1 ppm मात्रा ली जाए तो वह 1 ppm मात्रा दांतों में सड़न को रोकने के काम आती है, और यदि वही मात्रा 1 से 1.5 ppm कर दी जाए तो वह हानिकारक होती है, और यदि मात्रा फ्लोराइड की 1.5 ppm से अधिक कर दी जाए तो वह जहरीली हो जाती है और चूहे मारने की दवा बनाने में काम में ली जाती है। तो बेटा ये है सांद्रताओं के बारे में और उसका उपयोग और गुणों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि भाई सांद्रताएं कितने प्रकार की होती है या सांद्रताओं का वर्गीकरण। तो देखिएगा, सभी नोट कर लें एक बार। सांद्रताओं के प्रकारों की यदि हम बात करें तो जरा देखिएगा, सांद्रताओं को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है, या हम कह सकते हैं कि सांद्रताएं 3 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी। सबसे पहले प्रकार की जो सांद्रता है वो है भार
सांद्रता, इसको हम स्मॉल w बाई कैपिटल W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल w बाई कैपिटल W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे प्रकार की सांद्रता है भार आयतन सांद्रता, इसको हम स्मॉल w और कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरे प्रकार की जो सांद्रता आती है वो है आयतन प्रकार की सांद्रता, इसको हम स्मॉल v बाई कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा मुख्य रूप से सांद्रता तीन प्रकार की होती है या तीन रूपों में व्यक्त किया जा सकता है सांद्रता को। पहला है भार भार सांद्रता, दूसरा है भार आयतन सांद्रता और तीसरा है आयतन आयतन सांद्रता। जरा ध्यान दीजिए, यदि किसी विलयन की सांद्रता W/W में दी गई है तो वह भार भार प्रकार की सांद्रता होगी। कैसे प्रकार की सांद्रता होगी? भार भार प्रकार की सांद्रता होगी। और यदि मान लीजिए किसी विलयन की सांद्रता हमें W/V में दी गई है तो वह भार आयतन प्रकार की सांद्रता को व्यक्त करेगी। किसको व्यक्त करेगी बेटा? भार आयतन प्रकार की सांद्रता। और यदि मान लीजिए सांद्रता हमें V/V में दे रखी है तो वह आयतन आयतन प्रकार की सांद्रता को व्यक्त करेगा। अब हम समझते हैं कि ये क्या होता है, इनका मतलब क्या है। तो जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये जो आगे जो लिखा हुआ है स्मॉल w, ये विलय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए काम में लोगे? विलय के लिए। और पीछे जो लिखा हुआ है कैपिटल W, ये विलयन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आगे जो लिखा हुआ है स्मॉल w, ये तो विलय पदार्थ के लिए काम में लिया जाता है। और पीछे लिखा हुआ जो कैपिटल W है, ये विलयन के रूप में या विलयन के लिए प्रयुक्त करोगे। इसी तरह से भार आयतन सांद्रताओं में जो स्मॉल w है, ये विलय के लिए काम में लिया जाएगा और कैपिटल V जो है ये विलयन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार आयतन आयतन प्रकार की सांद्रताओं में स्मॉल v विलय के लिए काम में लिया जाता है और कैपिटल V विलयन के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा भार भार प्रकार की सांद्रता को हम W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें स्मॉल w विलय को व्यक्त करेगा और कैपिटल W विलयन को व्यक्त करेगा। इसी तरह से भार आयतन सांद्रता में स्मॉल w विलय को व्यक्त करता है जबकि कैपिटल V विलयन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार आयतन आयतन सांद्रताओं में स्मॉल v विलय के लिए प्रयुक्त किया जाता है और कैपिटल V विलयन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब प्रश्न यह आता है कि भाई भार भार प्रकार की सांद्रता हमें किस प्रकार से दी जाएगी या हम कैसे पहचाने इसको। तो जरा देखिए बेटा, मान लीजिए भार भार प्रकार की सांद्रताओं को आपको दे रखा है और आपको कुछ इस तरह से दिया जाए कि 10% क्या 10% स्मॉल w बाई कैपिटल W। ध्यान दीजिएगा, 10% स्मॉल w बाई कैपिटल W ग्लूकोज का जलीय विलयन, ग्लूकोज का जलीय विलयन दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? 10% W/W ग्लूकोज का जलीय विलयन दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें सांद्रता जो दे रखी है वो स्मॉल w बाई कैपिटल W में दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक भार भार प्रकार की सांद्रता है। कैसे प्रकार की सांद्रता होगी? भार भार प्रकार की सांद्रता। तो इसका अर्थ क्या है बेटा? ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ होता है बेटा, ये जो आगे लिखा हुआ है ये स्मॉल w को व्यक्त करेगा यानी विलय के लिए काम में आएगा, और ये जो पीछे जो लिखा हुआ है परसेंटेज, ये कैपिटल W को व्यक्त कर रहा है, मतलब विलयन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब दोनों ही जो सांद्रताएं हैं ये भार में है। किसमें दी गई है अपन को? भार में। तो हम इस लैंग्वेज को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? इसका मतलब ये होगा कि 10 ग्राम, ये विलय के लिए है, ये भार में है, तो हमने लिखा 10 ग्राम, विलय कौन है? ग्लूकोज, तो 10 ग्राम ग्लूकोज, पीछे क्या है? परसेंट, और ये परसेंट किसके लिए होता है? विलयन के लिए। परसेंट का मतलब 100 में, तो इसको हम लिखेंगे 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन।
W ग्लूकोज का जलीय विलयन। इसका अर्थ हम कैसे पढ़ेंगे बेटा कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास विलेय पदार्थ की का भार आ गया और विलयन का भार भी हमारे पास उपस्थित है। दूसरा या हम इस लैंग्वेज को इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम विलायक में उपस्थित है। ठीक है, तो दोनों ही तरह से लिखना ठीक है, दोनों ही प्रकार से लिखना यहाँ पे सही है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम विलायक में उपस्थित है। तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल विलयन का भार आ जाता है, यानी कि 100 ग्राम। क्या आ जाएगा? 100 ग्राम, क्योंकि हम जानते हैं कि विलेय और विलायक, विलेय प्लस विलायक बराबर होता है विलयन। ये हमने पिछले वीडियो क्लास में समझ लिया था, पढ़ लिया था या पढ़ चुके थे अपन कि विलेय और विलायक को जब हम मिलाते हैं तो विलयन बनता है। ठीक है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम विलायक में उपस्थित है या 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, दोनों ही प्रकार से लिखना यहाँ पे ठीक होता है। तो बात समझ में आ गई कि यदि मान लीजिए आपको इस तरह की कोई लैंग्वेज दी जाए तो उसका अर्थ हम इस तरह से निकालेंगे या इस तरह से ज्ञात करेंगे। इस तरह से ज्ञात करने से हमें फायदा क्या है कि इस तरह से फायदा यह होगा कि हम विलेय, विलायक और विलयन तीनों के भार का पता लगा सकते हैं। विलेय, विलायक और विलयन तीनों के भारों का पता लगाया जा सकता है, जिसका उपयोग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करेंगे। क्लियर है बेटा? दोबारा समझ लें, 10% W/W ग्लूकोज का जलीय विलयन। इसका अर्थ सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कौन से प्रकार की सांद्रता है। तो W/W मतलब भार भार प्रकार की सांद्रता। अब भार भार मतलब दोनों ही भार में है, तो आगे जो संख्या लिखी है वो तो विलेय के लिए और जो पीछे लिखा हुआ है परसेंटेज वो किसके लिए? विलयन के लिए। तो हम इसका अर्थ लगाएंगे कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है या 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम विलायक में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर चूंकि दोनों ही भार भार में है तो दोनों को हम इस तरह से लैंग्वेज से लिख सकते हैं, दोनों ही लैंग्वेज सही होगी बेटा। क्लियर है ये? चलिए अब हम बात करते हैं भार आयतन प्रकार की सांद्रताएं। मान लीजिए आपको दे रखा है कि 10% W/V 10% W/V ग्लूकोज का जलीय विलयन, 10% W/V ग्लूकोज का जलीय विलयन। तो देखिए बेटा इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले तो आप ये पहचाने कि कौन से प्रकार की सांद्रता हमें दी गई है। तो W/V है मतलब भार आयतन प्रकार की सांद्रता। कौन से प्रकार की सांद्रता है? भार आयतन प्रकार की सांद्रता। देखिए अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका अर्थ ये होगा बेटा, आप बताएं क्या अर्थ होगा बेटा इसका? बोलिए साथ साथ कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 क्या ml। वेरी गुड। क्या होगा? 10 ग्राम ग्लूकोज कितने में? 100 ml विलयन में उपस्थित है। ये ml मैंने क्यों लगाया आपके समझ में आ गया क्या? कि यहां पर आयतन ले रखा है। क्या लिया गया है बेटा? आयतन। और आयतन को हम किसमें व्यक्त करेंगे? ml में। यहाँ W है, ये भार को व्यक्त करता है और भार को हम किसमें लेते हैं? ग्राम में। तो 10% W/V ग्लूकोज का जलीय विलयन, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है। चलिए अब मैं इसी को क्या, मैं देखिए मैं एक प्रकार से वो लिख रहा हूं कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ml विलायक में उपस्थित है। बताइए क्या ये सही होगा? क्या मैं इस सांद्रता को मैं इस रूप में लिख सकता हूं क्या कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ml विलायक में उपस्थित है?
तो बेटा ध्यान दीजिए, नहीं, हम यहाँ पर इसका अर्थ ये नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों जो इकाइयां हैं वो यूनिट अलग अलग है, एक भार में है तो एक आयतन में है, इसलिए हम इनको इस तरह से नहीं लिख सकते, केवल यही लैंग्वेज लिखना ठीक होगा। तो ये बात क्लियर है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे अपन कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ml विलायक में उपस्थित है, ये लैंग्वेज बिल्कुल गलत होगी। और इसको हम केवल इसी प्रकार से लिखेंगे कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है। क्लियर है? तो 10% W/V ग्लूकोज का जलीय विलयन, इसका अर्थ 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है। क्लियर है बेटा? चलिए, इसी प्रकार से अगले प्रकार की जो सांद्रता है वो है आयतन प्रकार की सांद्रता। कौन से प्रकार की सांद्रता? आयतन। मान लीजिए हमें दे रखा है कि 10% V/V, अब मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं कि 10% V/V HCl का विलयन। चलिए, इसका अर्थ क्या है जरा बताएं। तो इसका अर्थ हम लिखेंगे बेटा, बोलिए जरा, कि 10 ml विलयन है का आयतन ले रखा है बेटा, किस रूप में है? आयतन, और आयतन को किस में लिखते हैं? ml में। तो 10 ml क्या? HCl, 10 ml HCl 100 ml विलयन में उपस्थित है। क्लियर? 10 ml HCl 100 ml विलयन में उपस्थित है। चलिए देखिए, दूसरे प्रकार से मैं लिख रहा हूं कि 10 ml HCl 90 ml विलायक में उपस्थित है। क्या यह लिखना बिल्कुल सही है? क्या बताएं, देखें, सोच के बताइए, क्या मैं इस सांद्रता को इस रूप में भी लिख सकता हूं क्या? तो बेटा ध्यान दीजिए, नहीं, हम इसे भी इस प्रकार से नहीं लिख सकते। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि साहब इसको हम इस तरह से क्यों नहीं लिख सकते? दोनों की इकाइयां सेम है, जबकि अपन ने यहां भी ऐसे ही किया था, W/W, दोनों की इकाइयां सेम थी, तो हमने 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम विलायक में उपस्थित ये लिखा अपन ने। तो यहां हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? दोनों की इकाइयां भी सेम है, तो यहां हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? जरा सोच के बताएं, सोचें कि इसे हम इस प्रकार से क्यों नहीं लिख सकते। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां 10 ml HCl 90 ml विलायक में उपस्थित है, यह लैंग्वेज लिखना बिल्कुल गलत होता है। ऐसा क्यों होता है? तो जरा ध्यान दीजिए, मैं इसको यहां थोड़ा क्लियर करते हैं अपन इसको, कि यहां पर जो दोनों इकाइयां दी गई हैं या विलय और जो विलायक अपन मिला रहे हैं, दोनों की अवस्था द्रव है। कैसी अवस्था है बेटा? दोनों की अवस्था द्रव है। तो ध्यान दीजिए कि जब विलय और विलायक को मिलाया जाता है, विलय और विलायक को मिलाते हैं, तो मिलाने पर चूंकि दोनों की द्रव अवस्था में, तो जब दोनों को आप मिलाओगे तो दोनों के अणुओं के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। या तो आकर्षण होगा या क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण दोनों को मिलाने पर विलयन का जो टोटल आयतन है वो 100 ml न होकर के या तो 99.4% होता है, 99.4 ml होगा, या प्रतिकर्षण के कारण 100.4 ml हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण विलयन का जो आयतन है वो 100 ml न होकर के स्लाइटली या तो कम हो जाएगा या स्लाइटली बढ़ जाएगा, टोटल 100% नहीं होता। इसलिए इसको हम इस लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। ये बात क्लियर है क्या? 10 ml HCl 90 ml विलायक में उपस्थित है, ये इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि दोनों की अवस्थाएं द्रव है, और जब बेटा दोनों को मिलाओगे
तो दोनों को मिलाने पर या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो आकर्षण होने के कारण आयतन में थोड़ी सी कमी हो जाएगी, या प्रतिकर्षण होने के कारण आयतन में थोड़ी सी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस कारण से यह लैंग्वेज लिखना तनु विलयनों के लिए सही नहीं होता है। क्लियर है? तो बेटा ये तीन प्रकार की सांद्रताएं हैं, भार भार प्रकार की सांद्रता, भार आयतन प्रकार की सांद्रता और आयतन आयतन प्रकार की सांद्रता। इसको हमने देखा कि इसे हम स्मॉल w कैपिटल W में व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल w कैपिटल V में व्यक्त करते हैं, और आयतन आयतन प्रकार की सांद्रता को स्मॉल v कैपिटल V में व्यक्त करते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपको कोई सांद्रता भार भार में दी गई है, तो यहाँ स्मॉल w और कैपिटल W लिखा होगा, आगे जो स्मॉल w लिखा हुआ है वो विलय के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, और जो पीछे कैपिटल W लिखा होता है वो विलयन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? विलयन के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 10% W/W ग्लूकोज का जलीय विलयन, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, या 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम विलायक में उपस्थित है। क्लियर है? यहाँ पर भार आयतन प्रकार की सांद्रताओं में मान लीजिए आपको दिया गया है कि 10% V/W/V ग्लूकोज का जलीय विलयन, तो इसका अर्थ आप क्या लिखोगे? 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है। इसे हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ml विलायक में उपस्थित है। क्यों? क्योंकि दोनों की इकाई या यूनिट जो है वो अलग अलग है, एक भार में है तो एक आयतन में, तो इस तरह से हम नहीं लिख सकते यार। अब देखिए अगला है आयतन आयतन प्रकार की सांद्रता, जिसको हम V/V से व्यक्त करते हैं। इसको लिखा अपन ने कि 10% स्मॉल v बाई कैपिटल V HCl का जलीय विलयन, तो इसका हम अर्थ लिखेंगे बेटा 10 ml HCl 100 ml विलयन में उपस्थित है। यहाँ हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि 100 ml HCl सॉरी 10 ml HCl 90 ml विलायक में उपस्थित है। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बेटा दोनों की विलय और विलायक दोनों की अवस्थाएं द्रव है, और जब दोनों को हम मिलाते हैं तो मिलाने पर दोनों के अणुओं के बीच में या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण होने के कारण विलयन का कुल आयतन 100 ml ना होकर के हल्का सा स्लाइटली या तो कम हो जाएगा या स्लाइटली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है सांद्रताओं के प्रकार। ध्यान से देख लीजिए इनको। क्लियर है? चलिए अब बेटा हम बात करते हैं कि ये जो तीन है, ये तो तीन है सांद्रताओं के बड़े प्रकार। अब इनमें भी छोटे प्रकार की सांद्रताएं आती है, तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार की सांद्रताओं को किसमें रखा जाएगा, कि भार भार सांद्रता में रखोगे या भार आयतन में रखेंगे या आयतन आयतन प्रकार की सांद्रताओं में रखेंगे। तो देखते हैं इनके छोटे प्रकार, सांद्रताओं के छोटे प्रकार। ये तो बड़े प्रकार है सांद्रताओं के। अब इन बड़े प्रकारों में भी छोटे प्रकार की सांद्रताएं आती हैं। जैसे भार भार प्रकार की सांद्रताओं की यदि हम बात करें तो देखिए बेटा भार भार प्रकार की सांद्रताओं में आती है मोललता। क्या आती है? मोललता। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? स्मॉल m से। भार भार प्रकार की सांद्रताओं की यदि हम बात करें तो पहले है मोललता, दूसरी है मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, और इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? x से। तो ध्यान दीजिए भार भार प्रकार की सांद्रताओं में दो प्रकार की सांद्रताएं आती है, पहली है मोललता और दूसरी है मोल भिन्न। ठीक है, अब दूसरी है भार आयतन प्रकार की सांद्रताएं। भार आयतन प्रकार की सांद्रताओं में कौन कौन सी सांद्रताएं आती है बेटा? पहली है मोलरता। क्या आती है? मोलरता। इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल M से। दूसरी है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी है PPB, या सॉरी PPM, ये है PPM। इसको हम कहते हैं पार्ट पर मिलियन। क्लियर है? तो ये भार आयतन प्रकार की सांद्रताओं में आते हैं।
मोलरता, नॉर्मलता और पीपीएम। इसी प्रकार से भार सांद्रताओं में मोलरता और मोलवेल। बेटा नेक्स्ट वीडियो में अब हम इन एक एक प्रकार की सांद्रताओं के बारे में समझेंगे कि मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, पीपीएम क्या होता है, मोलरता और मोल भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।